नहीं होंगे तो सीटें खाली नहीं होंगी, सीटें खाली नहीं होंगी तो भर्तियां भी नहीं होंगी। मगर गोदी मीडिया और आईटी सेल के सहारे नफरती राजनीति की आपूर्ति निरंतर जारी है। अगर मीडिया एक महीना, सिर्फ एक महीना रोजगार पर बात कर दे तो इस देश के लाखों नौजवानों को केंद्र सरकार में नौकरी मिल सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास 8 लाख से अधिक नौकरियां हैं, 8 लाख से अधिक। सोचिए क्या इस रास्ते से आरक्षण खत्म नहीं किया जा रहा है? जब भर्ती ही नहीं निकलेगी तो आरक्षण क्या हवा में लागू होगा? 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद सुखराम सिंह यादव के एक सवाल के जवाब में कुछ जानकारियां दी हैं। इनके अनुसार 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार में 8,72,000 पद खाली थे। मंजूर पदों की संख्या 40 लाख से कुछ अधिक है, यानी 21% पद खाली हैं केंद्र सरकार में। रेलवे में 2,37,295 पद खाली हैं, मंजूर पदों की तुलना में 15% पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में, यह अमित शाह का मंत्रालय है, 1,28,842 पद खाली हैं, यहां भी 12% पद खाली हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में 66% पद खाली हैं, 12,444 पद हैं और 4,217 पर ही लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 26% पद खाली हैं, यह कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा मंत्रालय में 4,557 पद खाली हैं, 42% पद खाली। मां गंगा के नाम पर भी युवाओं को नौकरी दे दी जाए कुछ हुजूर। नीति आयोग का हाल देखिए, यहां 32% पद खाली हैं। कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह को यह भी बताना चाहिए कि यह पद कितने समय से खाली हैं, क्यों खाली हैं, कब भरे जाएंगे। आपको इतना डेटा सुनकर बोरिंग लगा होगा, यह सब गुड टेलीविजन नहीं है, आकर्षक, क्योंकि इसमें कोई गर्मा गर्म बयान नहीं है जिसे लेकर आप दोस्तों को वायरल कर सकें, फॉरवर्ड कर सकें। प्रयागराज के इस लॉज में पुलिस ने बंदूक की बट से दरवाजा नहीं खोला होता तो इन छात्रों की गरीबी बाहर नहीं आती। इनके शरीर की कमजोरी से आप यूपी के 15 करोड़ गरीबों का सैंपल नहीं देख पाते। इन कमरों का किराया 3,000 का होता है, अकेला एक छात्र नहीं दे पाता तो 4-4 छात्र मिलकर रहते हैं। घर से पैसा आने के इंतजार में ये छात्र कभी कम खाते हैं तो कभी नहीं खाते। ये छात्र गरीब घरों के हैं, इसलिए आईआईटी और मेडिकल के छात्रों की तरह सुप्रीम कोर्ट जाने का हौसला नहीं जुटा सके कि इनकी परीक्षाएं कराई जाए। इनकी क्या गलती है? सरकार के पास जब नौकरी है तो नौकरी की तैयारी ये क्यों नहीं करें? क्या मिडिल क्लास के बच्चे आईआईटी की तैयारी नहीं करते हैं? क्या आपने सुना है कि 1 साल आईआईटी की परीक्षा नहीं हुई है? तो फिर रेलवे और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में बैठने वाले इन गरीब छात्रों के साथ ऐसा मजाक क्यों किया जा रहा है? बेहद कम सुविधा में जीने वाले इन नौजवानों के साथ यह मजाक नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये लोग मां बाप के पैसे पर यहां इस तरह से अय्याशी कर रहे हैं? इससे कम में और कोई कैसे जी सकता है? सर हम लोग धरना देने नहीं गए थे सर, हम लोग अपने रूम में मतलब कि सोए हुए थे और उसके बाद पुलिस आई सर, हम लोगों का दरवाजा तोड़ने लगी। उसके बाद हम लोग दरवाजा खोले सर और वो लोग बिना सवाल जवाब किए हम लोगों के ऊपर ऐसे अटैक किए जैसे आतंकवादी के ऊपर जैसे सर पुलिस रिएक्शन करती उस तरह से हम लोगों के ऊपर रिएक्शन किए सर। तो सर जब आए तो कह रहे हैं गेट खोलो नहीं तो बहुत मारेंगे, तो गाली भी दे रहे थे सर। वैसे पूरा बुरी तरीके से बताव कर रहे थे। हम लोग अंदर थे, डर के मारे हम लोग गेट नहीं खोले, लेकिन बाकी जो सभी लोग थे सभी लोग गेट खोले, सभी लोग को बुरी तरीके से पीटा गया। गेट देखिए पूरा टूट गया था, हम लोग पीछे से दबाए थे, नहीं तो हम लोग को भी बुरी तरीके से मारते। वो ऐसे हमारे सब बिहेव हो रहा था, पूरा दम दरवाजा को ऐसे तोड़ दिया जा रहा था, मन लात वो बंदूक के बटों से पूरा दम तोड़ा जा रहा, पूरा कांच तोड़ दिया गया है यहाँ पे। सब कांच देख रहे हैं यहाँ पे, पूरा लगा है हमारे। अरे हाथ पे लगा है हमारे, थोड़ा सा पूरा हाथ पे लगा है पूरा। भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वालों में आमतौर पर गरीब घरों के छात्र होते हैं, उन जातियों के भी होते हैं जिस जाति के नाम पर 2-4 नेता नाराज हो जाते हैं और दल बदल लेते हैं, जिस जाति के नाम पर नेता आरक्षण की बोगस लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन नौकरी और भर्ती की लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि जब तक भर्ती नहीं होगी आरक्षण कैसे मिलेगा? ये नेता अपनी जाति का भाव लगा लेते हैं और बेरोजगारों के सपने रद्दी के भाव भी नहीं बिक रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार बेरोजगार ही हैं। 2017 में जब प्राइम टाइम में नौकरी सीरीज शुरू हुई थी और केवल इसी एक विषय पर हमने कई हफ्तों तक प्रोग्राम किया था। हम छात्रों से मिले, उनके ठिकानों पर गए, लेकिन कईयों के भीतर नौकरी के नीचे नफरत की एक ऐसी परत दिखती थी जो उस समय नेहरू और मुसलमान से नफरत के नाम पर इनके भीतर बिछाई गई थी। छात्र ही बताते थे कि नौकरी सीरीज देखते तो हैं, लेकिन इसके बाद भी लड़के मुझी को गाली देते हैं और इतनी नफरत करते हैं मुझसे कि मेरे कार्यक्रम का लिंक तक शेयर नहीं करते। इलाहाबाद के लड़के ये बात जानते हैं कि मैं उनकी ये बात जानता हूं, जबकि नौकरी सीरीज उनकी जवानी बर्बाद होने से बचाने के लिए थी। 2019 की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि पता चले कि इन तक कौन कौन पहुंच रहा था। तो ये लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस है, गोरखपुर लोकमान्य तिलक, काशी एक्सप्रेस इसको कहते हैं, और इस रेलवे लाइन के उस तरफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है और जिस तरफ मैं खड़ा हूं वो आलापुर इलाका है जहां पर छात्र जीवन देखने को मिलता है, जहां पूर्वांचल के छात्र आकर लॉज में रहते हैं और इन परीक्षाओं की तैयारी में, जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक या फिर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज
अर्धसैनिक बलों की परीक्षा, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, संयुक्त रक्षा सेवा की जो परीक्षा होती है उनकी तैयारी करते हैं। कोई 1 साल से, कोई 5 साल से, कोई 6 साल से करता है। आप देख सकते हैं कि इनकी मेहनत पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है कि आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो ये कितने घंटे की तैयारी कर रहे हैं जो पूरा पानी लेकर बैठ गए हैं? सर जमना है अभी कुर्सी पे 1 घंटे से सर तैयारी कर रहे हैं, अभी 2-3 घंटे तक बैठेंगे। सर पापा वन विभाग में। पापा वन विभाग में? यस सर। तो आपका भी 5,000 रुपया, तो ये क्या आप आसानी से मिल जाता होगा? नहीं सर, बहुत ही मतलब कठिनाई से मिलता है। अच्छा जी। घर वाले भी परेशान होते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चों को क्या हो, मतलब रिजल्ट नहीं आया, बच्चा घर वाले से प्रेशर आने के बाद उब जाता है, फिर एग्जाम मतलब अपना ये तैयारी छोड़ कर कुछ अगला काम करना चालू कर देता है, डिमोटिवेट होता है। लॉज में सर 9x9 का रूम होगा, रेंट रूम 4500। मतलब आप भी जो आता है उससे ज्यादा नहीं लिबर्टी नहीं ले सकते कि जाके सिनेमा देख लिए? नहीं सर, एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं। और सर मार्केट में भी बाई चांस की बात अलग है कि कुछ फुल्की पी लिया या कुछ खा लिया, लेकिन अगर पर डे कोई चाहे कि 10 रुपये का भी पर डे खा ले तो सर ऐसा कुछ नहीं है। चुनावों के समय आप YouTube पर बहुत से वीडियो को वायरल होता देखेंगे। बहुत से पत्रकार कैमरा लेकर जनता खोज रहे हैं। क्या कोई उन जगहों पर भी जा रहा है जहां पर ये छात्र रहते हैं और कई साल से नौकरी खोज रहे हैं? एक और बात, 25 जनवरी की रात रेलवे की परीक्षाओं के छात्र इस तरह के वीडियो मुझे फॉरवर्ड करने लगे। रात भर उनका यह सिलसिला जारी रहा। मैं समझ रहा था कि छात्र इस समय दहशत में हैं, पुलिस उन्हें खोज रही है। उनके भीतर मची इस दहशत को महसूस करते वक्त मुझे उस दहशत की याद आ गई जब जामिया के छात्र दिसंबर 2019 में अचानक मुझे इसी तरह तरह के वीडियो फॉरवर्ड करने लगे थे। जामिया की लाइब्रेरी के भीतर पुलिस इस तरह घुस आई थी, लाठियों ने लड़की देखी ना लड़का, बस बरसात शुरू हो गई। उसके बाद अपराधियों की तरह इन्हें हाथ उठाकर बाहर आने के लिए कहा गया, ठीक उसी तरह से जैसे इस वीडियो में छात्रों से उठक बैठक कराई जा रही है। लॉज से निकालकर पीटा गया। कई लोगों ने सवाल किया, और यह सवाल जायज है, कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, जेएनयू के छात्रों के साथ इस तरह का सलूक हुआ तब इन छात्रों और इनके परिवारों ने क्या जश्न मनाया था? इस सवाल का यह मतलब नहीं कि इनके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ, बल्कि यह समझना जरूरी है कि क्या छात्र और आप दर्शक पुलिस की हिंसा को सही गलत के आधार पर देखते हैं या हिंदू या मुसलमान के आधार पर? डू यू गेट माई पॉइंट? प्रयागराज की घटना के बाद यह बात जोर देकर बताई गई है कि 6 पुलिस वाले निलंबित कर दिए गए हैं। इसमें एक इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। क्या जामिया की घटना के बाद ऐसा कुछ हुआ था? यह सवाल हवा में नहीं उठ रहा है। इस देश में पिछले कुछ वर्षों में कुछ और भी हुआ है। एक समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए इस तरह के कानून लाए गए कि प्रदर्शन के दौरान हिंसा होने पर उनसे हर्जाना लिया जाएगा। आप अगर अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि हर्जाना वसूलने वाले इस कानून का इस्तेमाल किस समुदाय के खिलाफ ज्यादा हुआ है, मजहब के आधार पर हुआ है या कानून के हिसाब से हुआ है। 22-23 जनवरी 2022 को अपूर्व विश्वनाथ और असद रहमान की रिपोर्ट आप इंडियन एक्सप्रेस में पढ़िए। लखनऊ और कानपुर से फाइल की गई है। बताया गया है कि कैसे प्रशासन ने बिना सबूत पेश किए एक तरफा लोगों पर हिंसा के बदले हर्जाने का दंड लाद दिया। इनमें दिहाड़ी मजदूर हैं जो अपने हक के लिए हाईकोर्ट भी नहीं जा सकते। पता चलता है कि हिंसा की एक तरफा व्याख्या हुई है। पुलिस के गोली से उस दौरान 22 लोग मारे गए थे। इस पर कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। कानपुर में नागरिकता विरोधी आंदोलन में हुई हिंसा के नाम पर रिक्शा चालक, तांगा चालक, फल विक्रेता, मुर्गा बेचने वाले, दूध बेचने वालों से पैसा वसूला गया। ऐसे लोगों से वसूला गया जिनकी कमाई दिन की 250 रुपए भी नहीं है। अगर नहीं देते तो घर की कुर्की हो जाती। और अधिक जानकारी के लिए आप इस खबर को एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा किसने की इसे तय करने की प्रक्रिया भी पारदर्शी होनी चाहिए। आप जानते हैं कि किसी आंदोलन को कमजोर करने के लिए सरकार भी हिंसा करा सकती है, पुलिस भी हिंसा करा सकती है। क्या आपने शाहीन बाग के आंदोलन के समय नहीं देखा था कि बाहर से 2-2 बार गोली चलाने की घटना हुई? आंदोलनकारियों के खिलाफ गोली मारने के नारे लगाए गए। क्या वो हिंसा नहीं थी? लेकिन उनका कुछ भी नहीं हुआ। अब आप बिहार के गया से आई इस तस्वीर को देखिए। छात्रों ने ट्रेन की बोगी में आग लगाकर 100% गलत काम किया, लेकिन इस हिंसा के बाद भी आपने किसी मंत्री को इन्हें दंगाई कहते नहीं सुना, ललकारते नहीं सुना, जिस तरह से नागरिकता विरोधी आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। इस अंतर से किसी को सुविधा हो सकती है, लेकिन इसी अंतर के सहारे आप देख सकते हैं कि राज्य का चरित्र किस तरह से बदल चुका है। आप देखिए कि रेल मंत्री इसके बाद भी संवेदनशीलता की ही बात कर रहे हैं। इनके खिलाफ यूएपीए लगाने की बात नहीं हो रही है। छात्र मित्रों से निवेदन करना चाहूंगा कि रेलवे आपकी संपत्ति है। आप जिस परीक्षा को देकर रेलवे की सेवा में जुड़ना चाहते हैं, आप रेलवे के भविष्य हैं। आप अपनी संपत्ति को संभाल के रखें। आपकी जो ग्रीवेंसेस, जो कंसर्न्स, जो पॉइंट्स अभी तक उभर के आए हैं, उन सब पॉइंट्स को हम सीरियसली एड्रेस करेंगे। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले, और रेलवे आपकी खुद की संपत्ति है।
इसको सुरक्षित रखें और कानून को हाथ में न लें। छात्रों ने हिंसा और आगजनी का रास्ता लेकर गलत किया है, लेकिन इस एक घटना से पूरे आंदोलन की छवि हिंसक नहीं बनाई जा सकती है। छात्रों को हताश किसने किया, यह भी एक बड़ा कारक है। छात्रों ने अचानक प्रदर्शन शुरू नहीं किया। दिसंबर के महीने में इन्होंने ट्विटर पर #जस्टिस फॉर रेलवे स्टूडेंट नाम से 3.5 लाख से अधिक ट्वीट किए, ट्रेंड कराया ताकि रेलवे बोर्ड और मीडिया का ध्यान जाए। तब रेलवे बोर्ड ने क्यों नहीं वही कदम उठाया जो आंदोलन के बाद उठाया गया है, और जब उतरे आंदोलन पर तो रेलवे बोर्ड नोटिस जारी करता है कि जो हिंसा करेगा उसे नौकरी नहीं देंगे। ट्रेन की एक बोगी जली है, वो सरासर गलत है, लेकिन इन नौजवानों के सारे सपने जल गए हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? मनीष कुमार इस सवाल पर बात करने के लिए पटना के मोइनुल हक स्टेडियम गए। स्टेडियम बंद है, लेकिन बाहर सड़क पर ही नौजवान सिपाही की बहाली के लिए अभ्यास कर रहे हैं। अपनी तरफ से पूरी जान लगाकर मेहनत करने वाले इन जवानों के सपनों को हर दिन रौंदा जा रहा है। क्या यह हिंसा नहीं है? उनके सपने फूंक दिए गए, क्या यह हिंसा नहीं है? हिंसा तो छात्र किया नहीं है। जैसे कि हम लोग उस दिन थे तो हम लोग कुछ देर थे, सभी मीडिया के साथी लोग थे, तो हम लोग उनसे थोड़ा देर बातचीत हुई, फिर हम लोग अपने रूम चले गए। अब पता नहीं इसमें कौन से उपद्रवी तत्व शामिल हो जा रहे हैं, पता नहीं। सच पूछे तो हम लोग को भी नहीं पता कि कौन इसको लीड कर रहा है। हम लोग अपने स्वेच्छा से, हम लोग के साथ लग रहा है कि अन्याय हुआ, हम लोग बाहर निकल गए। कल तक जब जामिया में लाठीचार्ज होता था या जेएनयू में होता था तो तुम लोग को अच्छा लगता था? बिल्कुल नहीं, स्टूडेंट बिरादरी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हमारा जहाँ तक हम लोग जहाँ तक सक्षम थे अपनी बात उठाते थे। सरकार अपने सिस्टम को सुधार क्यों करती है कि जो आंदोलन हो सरकार को कमेटी बनानी पड़े, फिर विचार करना पड़े। तो आप उस समय ही नीट एंड क्लीन व्यवस्था क्यों नहीं लाते जब सिस्टम आपका है, प्रशासन आपका है, सब कुछ है। तो विद्यार्थियों पर तो इस तरह का कुछ होना ही नहीं चाहिए, जो टीचर लोग पर FIR हुआ या फिर विद्यार्थियों पर। ग्रुप डी की परीक्षा होती है जो लोअर क्लास है सबसे, जो ट्रैक मेंटेनेंस का काम करेगा, जो स्टेशन पर जाकर के मतलब झंडी हिलाएगा। आप उसमें 2 एग्जाम, 1 दौड़, 1 मेडिकल, क्या चाहती है सरकार? क्या बच्चों का फ्रस्ट्रेशन लेवल आप नहीं समझ सकते? हम लोग भी बहुत बड़े परिवार से नहीं आते हैं, साधारण परिवार के हैं, जहाँ 5-6 महीने का आता है, ये रूम रेंट देना पड़ता है, उसमें जीना है, खाना है, ढंग से आदमी पहन नहीं पाता है। इच्छाएं मार के पढ़ते रहता है कि चलो कुछ हो जाएगा तो जी लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे। और क्या चाहिए सरकार से? ट्विटर पर 90 लाख लड़का बच्चा किया, 90 लाख होता है ट्विटर पे, कोई ट्रेंड चला दो फलना फलना फलना, 1 लाख होता है तो ट्रेंड में आ जाता है। मीडिया उसको दिखलाता है, जो मुख्य धारा की मीडिया है नोएडा की दिखलाता है, लेकिन यहाँ 90 लाख को भी कुछ दिखलाया नहीं। पहले जब जामिया में लाठीचार्ज होता था, जेएनयू में लाठीचार्ज होता था, तो यहाँ के लोग, यहाँ के छात्र बड़े खुश होते थे। नहीं, खुश होने वाला बात नहीं है। जामिया में, जेएनयू में जब लाठीचार्ज हुआ था, आज से मुझे याद है लगभग 2 साल पहले, तो हम लोग यही पटना यूनिवर्सिटी गेट के पास रात में आंदोलन किए थे। क्योंकि छात्र का जो भी मुद्दा है वो छात्र देश के किसी भी कोने से हो, ठीक है ना, उस मुद्दा पे छात्र को सॉलिडारिटी के साथ रहना चाहिए। वर्तमान में जो मुद्दा है RRB NTPC का, सरकार का स्पष्ट उसमें गलती है। सरकार अपना जो भी निर्णय है उसको वापस ले। हिंसा सही है? नहीं, हिंसा गलत है। जो रेलवे के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो चीज़ गलत है, लेकिन सरकार को बात सुननी चाहिए। बेरोजगारों के पास एक रास्ता और है। वे अपनी नौकरी के लिए उन जाट नेताओं या ब्राह्मण नेताओं के पास जरूर जाएं जिनसे इन दिनों गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात कर रहे हैं, ताकि वे मान जाएं। उन नेताओं से कहें कि कब तक जाति और धर्म के नाम पर नाराज होते रहेंगे। एक बार नौकरी के नाम पर भी नाराज हो जाइए। उससे पहले नौजवान खुद से एक सवाल पूछ लें, क्या अब वे नफरत के बिना राजनीति करने लायक बचे हैं? मौका मिलेगा तो ये नौजवान फिर से वही करेंगे। लिखकर मेरी बात पर्स में रख लीजिए। नौजवानों की ज्यादा चिंता मत कीजिए, आप ब्रेक ले लीजिए।